नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रधानमंत्री मोदी आज डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरा होने पर इस अभियान के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरा होने पर ई-नाम योजना के लाभार्थी के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा, ई-नाम पोर्टल इसलिए बनाया गया ताकि किसान देश की सभी मंडियों में अपनी फसल का सौदा कर सकें। इस पोर्टल पर किसान और व्यापारी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने कहा, आरोग्य सेतु ऐप का कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। टीकाकरण के दौरान दुनिया के कई देश कोविन ऐप में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके देश में भी इस योजना का लाभ मिल सके। कोविड काल में हमने अनुभव किया कि डिजिटल इंडिया ने हमारे काम को कितना सरल बना दिया। कल्पना कीजिए कि अगर डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं होती तो कोरोना में क्या स्थिति होती। डिजिटल इंडिया मतलब सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के जीवन में डिजिटल लेन देन से अभूतपूर्व परिवर्तन आया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 1,35 करोड़ रुपए सीधे बैंक अकाउंट में जमा किए गए। डिजिटल इंडिया ने वन नेशन वन एमएसपी की भावना को भी साकार किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा, शिक्षा का डिजिटल होना आज समय की मांग है। अब हमारी कोशिश है कि गांव में सस्ती और अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, सस्ते मोबाइल और दूसरे माध्यम उपलब्ध हो ताकि गरीब से गरीब अच्छी पढ़ाई कर सके। तो बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने देश में बेरोजगारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लंबे अरसे तक शासन करने वाली कांग्रेस को भी बराबर का जिम्मेदार करार दिया है। मायावती ने गुरुवार को सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश और देश भर में करोड़ों युवा शिक्षित लोग सड़क किनारे पकौड़े बेचने और अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करने को मजबूर हैं। इसके साथ साथ उनके माँ बाप और परिवार जो यह सब देख रहे हैं, उनकी व्यथा को समझा जा सकता है। यह अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद चिंताजनक। उन्होंने कहा, बीएसपी देश में नौजवानों के लिए ऐसी भयावह स्थिति पैदा करने के लिए केंद्र में भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी बराबर की जिम्मेदार मानती है, जिसने लंबे समय तक एक छत्र राज किया और अपने कार्यकलापों की भुक्तभोगी बनकर केंद्र, उत्तर प्रदेश और अन्य काफी राज्यों से सत्ता से बाहर हो गई। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि भाजपा भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर ही चलती रही तो इस पार्टी की भी वही दुर्दशा होगी जो कांग्रेस की हो चुकी है। इस पर भाजपा को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी नीति और कार्यकलापों से ना तो जन कल्याण हो रहा है और ना ही देश की आत्मनिर्भरता संभव हो पा रही। तो अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे भी कांग्रेस से बगावत करने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसा इसलिए कि उनके एक बयान से सियासी सरगर्मियां तेज हो चली। उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी विचारधारा की संस्कृति लगातार खो रही है। उनके मुताबिक पार्टी इस समय कहां है यह समझ पाना बेहद मुश्किल। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुशील शिंदे भी पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं, क्योंकि पार्टी में पिछले कुछ समय से जो तस्वीरें बन रही हैं उससे तो यही लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पार्टी हाईकमान से कई शीर्ष नेता नाराज चल रहे हैं। दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र के पुराने समय के कांग्रेस नेताओं को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सुशील शिंदे भी मौजूद थे। इसी दौरान समारोह को संबोधित करते हुए सुशील शिंदे ने कहा, एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी में मेरे शब्दों का कुछ मूल्य होता था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सब अब है या फिर नहीं। कांग्रेस अपनी विचारधारा की संस्कृति को खोती जा रही। एक समय था जब कांग्रेस चिंतन शिविर आयोजित करती थी। इस शिविर में पार्टी के प्रदर्शन और नेताओं की लोकप्रियता और जनता में उनकी पकड़ को लेकर मंथन किया जाता था। लेकिन अब यह समझना बेहद मुश्किल होता जा रहा है कि पार्टी आखिर है कहाँ। कांग्रेस द्वारा अपनाई गई कई नीतियां गलत हो सकती हैं, लेकिन सुधार के लिए कांग्रेस में कार्यशालाएं आयोजित करने की संस्कृति थी।
तो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड उपचुनाव में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये घोषणा की है। इस दौरान आपको बताते चले, आप प्रवक्ता नवीन परिसियाल ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को चुनौती दी है और कहा कि वह गंगोत्री सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर आम आदमी प्रत्याशी अजय कोठियाल मुख्यमंत्री से मुकाबला भी करेंगे। अजय कोठियाल का नाम गंगोत्री सीट के घोषित होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, कर्नल साहब शुभकामनाएं। आपने फौज में जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। अब उत्तराखंड आपकी ओर देख रहा है। यहाँ की भ्रष्ट राजनीति भी साफ करनी है। वहीं इस पर अजय कोठियाल ने कहा कि 5 वर्षों में भाजपा ने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सामने गंगोत्री उपचुनाव लड़ने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि मैं गंगोत्री के कई गांवों में गया, लोग बहुत दुखी हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार जनता की जीत होगी। तो कोरोना वायरस का कहर कम होने के बाद यूरोप जाने की चाहत रखने वाले भारतीयों के लिए टीकाकरण के बाद खड़ा हुआ संकट अब खत्म हो गया है। विदेश की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे भारतीय नागरिकों के लिए खुशखबरी है। अब वे भारतीय यूरोपीय देशों की यात्रा पर जा सकेंगे। यूरोपीय संघ के 7 देशों और स्विट्जरलैंड ने भारत की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। यूरोपीय संघ की ओर से भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड लगवाने वालों को ग्रीन पास न देने पर बवाल थम चुका है। बता दें कि यूरोपीय संघ की ओर से भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी नहीं दी गई थी, जिससे इस वैक्सीन को लगवाने वालों को ग्रीन पास नहीं मिल रहा था। इस मामले को भारत सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया। यूरोपीय संघ के रुख से नाराज भारत ने चेतावनी दी है, अगर वह भारतीय टीकों को मान्यता नहीं देती है तो जवाबी कार्रवाई में भारत यूरोप से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कर देगा। यूरोपीय संघ के डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र योजना या ग्रीन पास योजना गुरुवार से प्रभाव में आ जाएगी, जिसके तहत कोविड-19 महामारी के दौरान स्वतंत्रता आवाजाही की अनुमति होगी। इस रूपरेखा के तहत उन लोगों को ईयू के अंदर यात्रा पाबंदियों से छूट होगी जिन्होंने यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी द्वारा अधिकृत टीके लगवाए हैं। अलग अलग सदस्य राष्ट्रों को उन टीकों के स्वीकार करने की भी स्वतंत्रता है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अधिकृत किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को उस याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया जिसमें 13 नाबालिग दोषियों को तत्काल जेल से रिहा करने की मांग की गई थी, जिन्हें अपराध के वक्त नाबालिग घोषित किया जा चुका है। ये सभी फिलहाल आगरा सेंट्रल जेल में बंद हैं। इन दोषियों को खूंखार अपराधियों के साथ जेल में रखा गया है। असम के शिवसागर से विधायक को एनआईए से बड़ी राहत मिली है। विशेष एनआईए अदालत ने विधायक अखिल गोगोई को सीएए विरोधी हिंसक आंदोलन में कथित भूमिका में सभी आरोपों से बरी कर दिया। आरोपों से मुक्त होने के बाद बृहस्पतिवार को जेल से रिहा हो सकते हैं। विशेष एनआईए अदालत ने उन्हें और उनके 3 साथियों को दिसंबर 2019 में असम में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक आंदोलन में कथित भूमिका के लिए यूएपीए के तहत सभी आरोपों से बरी कर दिया था। गोगोई और उनके साथी गैरकानूनी गतिविधियां कानून 1967 के तहत 2 मामलों में आरोपी थे। निर्दलीय विधायक और उनके 2 अन्य साथियों को पहले मामले में 22 जून को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रांजल दास ने चांदमारी मामले में संबंध में गोगोई और उनके 3 साथियों धीरजा कुंवर, मानस कुंवर और बीटू सोनवाल पर आरोप तय किया था। इस मामले में उन पर माओवादियों से संबंध रखने का आरोप लगा था।
तो 8 साल से ज़्यादा एक ही कमिश्नरेट में काम कर चुके पुलिस अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफ़र करने को आदेश को अब रोक दिया गया है। इसके लिए ऐसे करीब 727 पुलिसकर्मियों की लिस्ट बनाई गई थी जो कि पिछले 8 साल से मुंबई परिक्षेत्र में कार्यरत थे और उनका ट्रांसफ़र किसी अन्य जिलों में किया जाना था। पुलिस विभाग से निकाले गए सचिवाजी के इंसिडेंट के बाद आपको बताते चले यह निर्णय लिया गया था, पर शहर में पहले से ही बहुत से पद खाली हैं। कोविड का संकट अभी भी है। गणपति नवरात्रि जैसे त्योहार, बीएमसी चुनाव के संदर्भ में हुई पुलिस स्थापना मंडल की बैठक में इस आदेशों को 6 महीने तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले मुंबई में पुलिस अधिकारियों को लेकर डिपार्टमेंट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। डीजीपी संजय पांडे के आदेश पर मुंबई पुलिस परिक्षेत्र में पिछले 8 वर्षों से तैनात पीआई, एपीआई और पीएसआई को यहां से बाहर तैनाती का फरमान जारी कर दिया गया। इस आदेश का यह मतलब था कि सीनियर पीआई, पीएसआई और एपीआई स्तर के जिन पुलिस अधिकारियों ने मुंबई पुलिस परिक्षेत्र में 8 साल पूरा कर लिया, उनकी तैनाती किसी अन्य क्षेत्र में की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रेलवे पुलिस ने एक गोपनीय सूचना पर न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रोककर उसकी चेकिंग की। यहां अभियान चलाकर मानव तस्करी के शक में कई डिब्बों से लगभग 32 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई के बाद अब सभी बच्चों के टिकट और दूसरे कागजात की चेकिंग की जा रही है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर जानकारी देते हुए सीओ जीआरपी देवी दयाल ने बताया है कि उन्हें इसके लिए उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिया। इसके अंतर्गत इसमें उनके साथ चाइल्ड लाइन की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी और उसके बाद ही ट्रेन से बच्चों को उतार लिया गया। यह ट्रेन जलपाईगुड़ी से अमृतसर के लिए जा रही थी। अभी बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का काम किया जा रहा है। सूचना मिली थी कि कुछ बच्चों को तस्करी कर ट्रेन से लाया जा रहा था। पकड़े गए बच्चों का कहना है कि वह मजदूरी के लिए पंजाब जा रहे थे। पुलिस इसकी जांच कर रही है कि कहीं यह मानव तस्करी या बंधुआ मजदूरी से जुड़े किसी गैंग का काम तो नहीं। तो उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष का नाम तो लगभग तय हो गया है। हालांकि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के नाम पर अभी माथापच्ची लगातार चल रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह का नेता प्रतिपक्ष बनना लगभग तय हो गया है। कांग्रेस नेताओं में इस पद के लिए उनके नाम पर सहमति भी है, लेकिन प्रीतम सिंह के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनकी जगह कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर सहमति नहीं बन पाई है। प्रदेशाध्यक्ष के पद के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कई नेता इस पद के लिए लॉबिंग करने में जुटे हैं। ऐसे में इस पद को लेकर अभी भी मंथन जारी है। कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। और आपको बता दें कि इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। बीते सोमवार को प्रीतम सिंह ने कहा कि इंदिरा जी का कद बड़ा विशाल था, उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन हम नाम तय करेंगे। अब नया नेता प्रतिपक्ष चुनने के बाद हम अपनी परिवर्तन यात्रा करेंगे। सोमवार को ही बता दें कि उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी। उत्तराखंड कांग्रेस के कई विधायक और प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में हुई बैठक में नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रीतम सिंह के नाम पर मुहर लगा दी गई। बैठक में उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे थे। तो कनाडा और अमेरिका में गर्मी ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। भीषण गर्मी का कहर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा। ओरेगन में गर्मी के कारण 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और राज्य की सबसे बड़ी काउंटी मुल्टनोमा का भी हाल बेहाल है। शुक्रवार से लू चलने के बाद यहां 45 लोगों की मौत हो चुकी है। कनाडा के पश्चिमी प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया के मुख्य कोरोनर लीसा लेपोंते ने बताया है कि शुक्रवार से बुधवार को दोपहर 1 बजे के बीच कम से कम 486 लोगों की अचानक और अप्रत्याशित तरीके से मौत होने के बाद खबरें मिली थीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सटीक जानकारी देना अभी जल्दबाजी होगी कि कितनी मौत गर्मी की वजह से हुई है। माना जा रहा है कि अधिक गर्मी के कारण
मौत की संख्या बढ़ रही है। वैंकूवर के पुलिस सर्जन स्टीव एडिसन ने कहा है कि वैंकूवर में कभी इस तरह की गर्मी नहीं पड़ी और दुखद यह है कि इसके कारण दर्जनों लोग मारे गए। तो प्यूर्टो रिको के रहने वाले एमेलियो फोल्स मार्केज, जिनकी उम्र 112 साल और 326 दिन है, वो अब दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन चुके हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बुधवार को इसकी घोषणा कर दी है। दरअसल साल 1908 में सैन जुआन की राजधानी प्यूर्टो रिकान की राजधानी की कोरोलिना में मार्केज का जन्म हुआ था। वहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद मार्केज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे बेहद प्यार से पाला और मुझे सभी से बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने हमेशा मुझे और मेरे भाइयों और बहनों को अच्छा करने को दूसरों के साथ सब कुछ साझा करने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि मसीहा हमेशा हमारे अंदर रहता है। वहीं 11 भाई बहनों में दूसरी बड़ी संतान और माता पिता के पहले जन्मे बेटे मार्केज ने अपने परिवार के लिए गन्ने के खेत में काम किया और केवल 3 साल तक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। वहीं उनकी पत्नी एंड्रिया प्रेस्जी फोल्स की मौत हो चुकी है। 75 साल की उम्र में साल 2010 में उनकी मौत हो गई थी, जिनसे मार्केज के 4 बच्चे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जजों की फहरिस्त में एक और भारतीय जज का नाम शामिल हो गया है। राष्ट्रपति ने शालिना डी कुमार को मिशिगन का फेडरल जज नामित कर दिया है। शालिना मिशिगन का फेडरल जज बनने वाली न सिर्फ पहली भारतीय हैं, बल्कि वह पहली एशियाई हैं जो इस पद पर पहुंची हैं। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है कि शालिना को सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों की अच्छी जानकारी है। शालिना डी कुमार 2007 से ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिशिगन में ऑकलैंड काउंटी स्थित सर्किट कोर्ट में सेवा दे रही हैं। उन्हें 2018 में मिशिगन सुप्रीम कोर्ट ने इसी कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। व्हाइट हाउस ने बताया है कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए शालिना को दीवानी और फौजदारी दोनों ही तरह के मामलों का अनुभव रहा है। इसके अलावा शालिना कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। शालिना मिशिगन में पहली दक्षिण एशियाई मूल के न्यायाधीश होंगी। शालिना ने 1993 में मिशिगन विश्वविद्यालय से स्नातक की और 1996 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ डेट्रॉय मर्सी स्कूल ऑफ लॉ से पढ़ाई की। मिशिगन के पूर्व गवर्नर जेनिफर ग्रानहोम ने न्यायाधीश जीन श्रेल्स के सेवानिवृत्त होने से रिक्त पदों का भरने के लिए 20 अगस्त 2007 को शालिना को ऑकलैंड काउंटी में 6th सर्किट कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया था। इसके बाद शालिना 2008 में अदालत के लिए चुनी गई और फिर 2014 में वह दोबारा न्यायाधीश पद के लिए चुनी गई। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को कहा कि जब तक भारत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के अपने फैसले को वापस नहीं लेता, तब तक पाकिस्तान पड़ोसी देशों के साथ राजनयिक संबंध बहाल नहीं करेगा। भारत ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। खान ने नेशनल असेंबली को अपने संबोधन में कहा, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी कदमों को वापस नहीं लेता, तब तक उसके साथ राजनयिक संबंध बहाल नहीं होंगे। खान ने कहा कि समूचा पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा है। उनका यह बयान दोनों देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत की खबरों के बीच आया है, जिसके बाद फरवरी में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम हुआ था। हालांकि संबंधों को सामान्य करने के लिए और कोई गतिविधि की सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान ने भारत के साथ कारोबार स्थगित कर दिया था और दोनों देशों के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए थे। चलिए, इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरए न्यूज़।